बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड ज़ोन के साथ मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम और हस्ब साबिक़ हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे और इस पर अपनी रहमतों के साए रखे। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें हैं? कराची तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक हादसे की वजह इंसानी गलती को करार दिया गया है। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी ज़िम्मेदार करार दिया गया है। कहा जा रहा है कि हवेलियाँ हादसे की रिपोर्ट जो है वो भी मंजर आम पर लाई जाएगी। जायज़ा लेंगे कि शुगर माफिया की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है और ये रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन जो ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किस हद तक होगी और जो लोग मुतासर होते हैं इससे, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके वरासा के आंसू कौन पूछेगा। और भी बहुत सारे सवालात हैं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो तहकीकाती रिपोर्ट्स आती हैं उनमें ख़ास तौर पर जो हादसों की रिपोर्ट्स हैं उनमें जो जान से चले जाते हैं वही क्यों ज़िम्मेदार करार पाते हैं। क्या गलतियों में ज़िंदा बच जाने वाले लोग भी शामिल होते हैं या नहीं होते। पंजाब के वज़ीर ज़राअत ने एक ज़बानी कलामी टास्क फ़ोर्स कायम की है, जिसका सरबराह उनका एक चहेता मैट्रिक पास शख्स है। और ये निजी सरबराह जो है ये सरकारी अफसरान की मीटिंग्स भी लेता है, सरजनश भी करता है और उनकी कारकर्दगी को भी चेक करता है, लेकिन इनकी अपनी तैनाती जो है उसका कोई ऑफिशियल कोई रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं है। उनकी अपनी तैनाती जो है वो ख़ुद भी एक सवालिया निशान है। ख़ुद पंजाब असम्बली की तरफ से बनाई जाने वाली पार्लिमानी कमेटियाँ या बाकी जितनी टास्क फोर्सेस हैं उनके मुकाबले में ये एक पूरा पैरेलल निज़ाम महकमा ज़राअत पंजाब में चल रहा है, उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में शामिल हो गया है जिनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। जी, ब्राज़ील, मेक्सिको, भारत और पाकिस्तान चारों एक ही सफ़ में खड़े हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अभी भी कहना ये है कि अगर सूबे उनकी बात मानते तो वो लॉकडाउन किसी सूरत में न होने देते। उसके अलावा मुल्क के नामवर आलिम दीन, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई, मुफस्सिर कुरान अल्लामा तालिब जौहरी इंतकाल फरमा गए हैं। उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, उन्हें उनके मदरसा में सपुर्द खाक कर दिया गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब मज़हर बरलास साहब, कराची हादसे की रिपोर्ट आ गई है और इस हादसे की रिपोर्ट में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ज़िम्मेदार करार दिया गया है। कहा जा रहा है कि तैयारे में कोई ऐसा मसला नहीं था, ये इंसानी गलती का शख्साना है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जितने भी ये मशीनी हादसात होते हैं जी, तो इसमें ज़्यादातर इंसानी गलती होती है। सही। मसलन ये गाड़ी जा रही है, मैं आम ये कार बस की बात कर रहा हूँ जो सड़क पे है, इसमें भी कोई ओवर स्पीड होगा, किसी का गलत ओवरटेक करने की कोशिश करेगा और किसी ने गाड़ी चेक नहीं की होगी, कोई पानी की कमी बेशी होगी, कोई भी प्रॉब्लम जो है ना मैकेनिकली चेक नहीं किया होगा पहले। एक तो हमारे यहाँ ये रिवाज ही नहीं है। सही है। हमारे हमारे यहाँ दुनिया में तो होता है ना कि 8-10 साल 20 साल लिमिट है गाड़ी की। हमारे यहाँ अभी भी आपको 1972 की गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी, जो 80 की नज़र आ जाएंगी। जी बिल्कुल सही। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है एनवायरनमेंट वाला, वो भी इसमें कुछ नहीं कर रहा। सही। तो ये हमारे अदारों की एक तो कमज़ोरी हो गई, ये गाड़ियों की हद तक। आ जाइए अब ट्रेन का सफ़र, मैं जहाज़ पे लेके जाता हूँ ज़रा बाद में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेन में भी हमारे यहाँ हादसात होते हैं। कई दफ़ा फाटक जो हैं वो खुले रह जाते हैं, कई दफ़ा पटरी से ट्रेन उतर जाती है, कई दफ़ा जी वो पूरी की पूरी बस को ही मार देती है टक्कर ट्रेन। तो ये भी इंसानी गफलत होती है। चूँकि जो आपने फाटक का पुराना निज़ाम जो अंग्रेज़ दौर का था, एक तो हमारे, बड़ी माजरत से कहूँगा, शर्मिंदगी से ये बात कहना पड़ती है कि हमारे यहाँ हुकूमतें इतनी नालायक आईं कि जो अंग्रेज़ों ने फाटक बनाए थे हमने वो भी तोड़ दिए। सही, बिल्कुल। बजाय नए बनाने के या बजाय को नई रेलवे लाइनें बनाने के, हमारे कुछ हुक्मरानों की शायद मिलें भी थी इस तरह की लोहे की, वो ट्रेनों की ट्रेनें खा गए और इंजन भी हड़प कर गए। तो ये तो हमारा रवैया रहा। बजाय हम उसमें कोई बेहतरी करते हमने अगला भी बेड़ा गर्क किया। बेहतरी है ही नहीं जी। जी अभी आप देखें, परसों भी आप उधर काला बाग में देख रहे थे जी कि कितना पुराना, 1 सदी पुराना पुल जो है वो किस तरह खड़ा है।
ऐसा ही है, ठीक है। बिल्कुल सही। इसी तरह सखर में अंग्रेज़ों ने पुल बनाया, ये अटक में बनाया, ऐसा ही। वो अभी खड़े हैं। और हमारे यहाँ पुल बनता है तो साल 6 महीने के बाद, यहाँ तो पुलों की ओपनिंग बाद में हुई और गिर पहले गए, गिर ऐसे भी पहले, वो हमारे पास कराची रिकॉर्ड में, मौजूद। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, फिर आप सड़कें देखें हमारी, कई सड़कें ऐसी हैं जो बनती रहती हैं, वो कभी मुकम्मल ही नहीं हुई, पता नहीं क्या चक्कर है। सही है। और इसके मुकाबले में अमेरिका में, बरतानिया में, जर्मनी में और मुल्कों में 100 साल पुरानी सड़कें हैं, चल रही हैं, जी हाँ। कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये एक तो हमारा बहसीयत कौम, हमारी सड़कों का एक और काम भी तो है ना कि जब सड़क बनाते हैं तो उसके बाद फिर याद आ जाता है पीटीसीएल वालों को हमने तार डालनी है, फिर गैस वालों को याद आ जाता है हमने पाइप डालना है, फिर एक और महकमों को याद आता है हमने ये करना है, उसको बेड़ा गर्क करके फिर चले जाते हैं, फिर वहाँ एक और काम शुरू हो जाता है। तो ये शहरों में यही है। इदारों का यानी आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, सुभान अल्लाह। हाँ, हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिले उसका काम है कि वो सबसे कोऑर्डिनेट करे, ऐसे ही। या एक महकमा आप ऐसा बना दें जो सारे महकमों को कोऑर्डिनेशन करके तो फिर सड़क बने। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर आपने देखा, मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तवज्जो 2-4 मरतबा दिलवा चुका हूँ इस इशू पर कि पाकिस्तान में पानी नहीं है, पानी नीचे चला गया है, कम हो गया है, तो ये जो सफ़ेदे के दरख्त हैं ये कटवा दें, सड़कों पे ज़्यादा लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ वो कट गए हैं। अच्छा, वो अफसरान नीचे से जो रिपोर्ट भेज देते हैं, मुल्क का वज़ीर आज़म कहता है कि यही सच है। तो सच ये है कि लास्ट टाइम मेरी वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई तो मैंने कहा चकवाल में सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं। अब उस दिन हमने देखा कि अटक में भी सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं, ऐसे ही। और पूरी पूरी कतार सड़क के इर्द गिर्द लगी हुई है। तो ये बारानी इलाका है, ये नहरी इलाका नहीं है। ऐसे ही है। इसका तो बारिश पे दारोमदार है, फसलों का भी। तो यहाँ पर कम से कम ये सफ़ेदा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ अपने जो इलाके की लकड़ी थी, टाली के दरख्त हुआ जी। करते थे, सायेदार या फलदार पौधे लगा दिए जाएं या कीकर के दरख्त लगा दिए जाएं, ये इस टाइप की चीज़ें जो लकड़ी बाद में काम भी किसी की आती है। सफ़ेदे तो कहते हैं सिवाय माचिस बनाने के वो और तो किसी काम ही नहीं आता। इतनी शानदार लकड़ी थी, टाली की, शतूत की, पीपल की, बहुत से दरख्त हमारे वो अब नज़र ही नहीं आते, नए नए दरख्त आ गए हैं, इसीलिए ये बीमारियां भी ज़्यादा आ गई हैं। चूँकि अल्लाह ताला ने ये बात याद रखिए नाजरीन, अल्लाह ताला ने जिस इलाके में जो दरख्त पैदा किए होते हैं वो उसके मौसम के मुताबिक होते हैं, सही है। उसके माहौल की मुताबिकत से कोई शक नहीं। ताल्लुक़ होता है उनका। बिल्कुल इसी तरह जो जानवर पैदा किए होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ, जो फल पैदा किए होते हैं वो उसके मुताबिक होते हैं। अगर आप किसी बाहर के दरख्त को लाते हैं तो उससे बीमारियां जन्म लेंगी। बस आपने देखा नहीं, इस्लामाबाद में ये जो शतूत लाए थे तो उसने सारे इस्लामाबाद को पोलन कर दिया, जो भी आता है वो पोलन एलर्जी का शिकार होता है बंदा। ऐसे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो उस इलाके के दरख्त हों लोकल, उनको लगाया जाए। सही। अभी ये कनाडा से दरख्त ले आते हैं, फलाना ले आते हैं। अच्छा, अच्छा, जो PIA पे बात करें, जी जी, अभी तो PIA पे पहुंचे नहीं, जो हम इधर आ गए। यस, वही मैं उधर ही ले। अच्छा, जो PIA देखिए, इतनी अब टाइम है ना थोड़ा सा, जरा PIA पे बात करें। बिल्कुल बात। PIA बड़ी शानदार एयरलाइन हुआ करती थी एक ज़माने में। 1960 में PIA का एक बोइंग त्यारा बीजिंग एयरपोर्ट पर गया तो चीनी जो है वो त्यारा देखने के लिए आए। ऐसे ही है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि वो जो जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिकी सदर, उनकी बेगम ने PIA पे सफ़र किया और वो सल्यूट कर रही थी हमले को। फिर आप देखिए कि ये एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसके पास बोइंग 777 था। बोइंग त्यारे उससे पहले किसी एयरलाइन में थे नहीं एशिया में, पूरे एशिया में। ऐसा ही है। कितने कितने बड़े बड़े मुल्क हैं। फिर हमारे PIA ने खड़ा किया किसको जी, सिंगापुर एयरलाइन को, मलेशियन एयरलाइन को, एमिरेट्स को। तो लोग सीखते थे PIA से। अच्छा, कराची हमारा इतना बड़ा हब होता था कि एक जहाज़ उतर रहा होता था तो एक चढ़ रहा होता था, एक उतर रहा होता था। वैसे मेरा ये हमारी सियासी हुकूमतों ने ख़राब काम किए। आप भी सीखते होंगे PIA से। अब तो कुछ और सीखते हैं ना कि हादसे से कैसे बचना है।
अच्छा, जो हादसा ये हुआ है हम्म, इसी तर्ज के ब्रेकें फेल होने वाले त्यारों की लैंडिंग मैंने देखी है अमेरिका में, सही, सही हो गई, बिल्कुल सही। ठीक है, हम्म, ये कोई बहाना ही नहीं। अच्छा, फिर जी हमारा ये सियासी दौर आ गया, इसमें पीआईए में भर्तियां कर दी गई ओवर, और जैसे अनपढ़ जाहिल, जैसे आप वो अभी ज़राअत वाले पे बात करेंगे, इस तरह के बंदे भर्ती कर दिए गए। ख़ास तौर पर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने बहुत बंदे भर्ती किए। फिर वो नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने कहा कि यार ये तो ज़्यादा हैं बंदे, वो निकाल दिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी आ जाए तो पीपल्स यूनिटी जो है वो हुक्मरानी करती है, नून लीग आ जाए तो एयर लीग जो हुक्मरानी करती है। अच्छा, मुशर्रफ दौर में कुछ बेहतरी हुई, फिर ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो खुर्शीद शाह ने बग़ैर देखे सुने सारे मुलाजमीन जो थे उनको बहाल कर दिया और उनकी 12-12, 15-15 साल की तनख्वाहें भी दे दी। वो पीआईए ने तो डूबना ही था। अच्छा, अब ये सूर किसी ज़माने में इतने त्यारे होते थे, अब इनके पास त्यारे ही नहीं है। बहुत से त्यारे ग्राउंड हो चुके हैं। पायलट इनके जाली डिग्रियों वाले हैं। आप जाली डिग्रियों वाले पायलट का नाम लें ना, सुप्रीम कोर्ट ने लिया, आपके सेनेट में से एक सेनेटर हैं नून लीग के, वो तड़पेंगे इसलिए कि पता नहीं उनके भी कोई रिश्तेदार जाली डिग्रियों पे हुए हों या उन्होंने कराए हों। सही है। तो हमारे यहाँ मेरिट नहीं है बुनियादी तौर पर। ये जो इंसानी एरर है ना, आप जिसको कहते हैं, हम काबिल लोगों को आगे नहीं आने देते। हमारे यहाँ पता नहीं क्या बदकिस्मती है कि सिफारिशी कल्चर आ गया है, रिश्वत का कल्चर आ गया है। ऐसे दो दफ़ा नाजरीन हमारे पायलट को लंदन से रोका गया इसलिए कि नशे में था। अब एक तो पाकिस्तान की बदनामी हुई ना कि पाकिस्तान एयरलाइन का पायलट जो है वो नशे में था। तो दुनिया जहान में जितनी भी एयरलाइंस हैं वो एक तो उड़ने से पहले अपना त्यारा चेक करते हैं, फिर अपने पायलट का तिब्बी मुआयना करते हैं। हमारे यहाँ तो पायलट हजूर सारी सारी रात जागते हैं और पता नहीं किन किन चक्करों में रहते हैं, तो उसके बाद जहाज़ पे बैठ जाते हैं। नहीं, जहाज़ तो जहाज़, आप तो पायलट की बात करते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी रिकॉर्ड है ना कि हमारे कुछ तैयारा कहीं गया और फिर आज तक वापस नहीं आया, पता नहीं किधर। हाँ? पूरे का पूरे जहाज़ ही गायब हो जाते हैं। तो ये एक तो महकमों को इस पे गौर करना चाहिए, हुकूमतों को। देखें ना, जो इंसानी जानें चली जाती हैं, वो ये जो त्यारा गया इसमें मेरे जानने वाले कोई 1-2 लोग ऐसे थे, एक बहन भाई स्टूडेंट थे, लेकिन मज़र वो बल्ला चले साहब, गए। इब्तदा में ये रिपोर्टें आई कि ये तैयारा इसके लिए लिख के दिया गया था, ये ठीक नहीं है, इसमें ख़राबियां हैं, इसमें गड़बड़ है, ये उड़ने के काबिल नहीं है, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इसका ये मसला है, इसको ठीक करें। और वो ठीक करवाने की बजाय उसको कहा गया नहीं नहीं, इससे कमाई करें और इसको चलाएं। अब अगर ये रिपोर्ट मान भी ली जाए कि ये बिल्कुल इसमें कोई डंडी नहीं मारी गई, पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, क़यामत के खौफ से, कब्र के खौफ से, अगले जहान में जो हिसाब किताब देना है उसके खौफ से मद्देनज़र रख के पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट लाई गई है, तो फिर भी उस बात का क्या करेंगे? पहले तो ये है कि जिस शख्स ने ये अप्रूवल दी और कहा कि ये त्यारा उड़ाया जाए, बावजूद इसके कि ख़राबी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी गर्दन अभी तक क्यों सलामत है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आप 4 गर्दनें उड़ाएंगे तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। नंबर 2, वो जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है वो तो ज़िंदा है, उस बंदे की गर्दन क्यों बची हुई है? सही है। हमारे यहाँ खराबियाँ ही अली रज़ा साहब इसलिए होती हैं कि बंदों को सजाएं नहीं मिलती और बंदों को बचा लिया जाता है, बचा लिया कल्प्रिट्स जाता को बचा भी लिया जाता है। अब जिसने ये जो 2-4 अफसरान ने तो इजाज़त दी होगी ना कि ख़राब त्यारा उड़ाओ जी, खैर है, पैसे कमाओ, तो उन तीनों की तो गर्दनें उड़नी चाहिए, नौकरियों से बर्खास्त होना चाहिए, इस जहाज़ का सारा जुर्माना उस पर डालना चाहिए, जो इंसानी जानों पे पैसा लगेगा वो भी उन पर डालना चाहिए, तो समझ आ जाएगी। ऐसा ही है। तो एक तो हमारे महकमों से ये नाहल निकम्मे लोगों की जान छूटनी चाहिए, फिर ये जाके ठीक होगा। सही है जी। महकमे जितने भी हैं उनसे अगर नाअहल, निकम्मे और सफारशी लोग जो हैं
उनका कला कमा किया जाए तो फिर सूरत हाल बेहतर होने की तवक्को है। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि रिपोर्ट्स आ जाती हैं, रिपोर्ट्स में कुछ लोगों को ज़िम्मेदार भी ठहराया जाता है, लेकिन मामला ये है कि क्या जो लोग ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं क्या उनको सज़ा भी मिलेगी, क्या उनको सज़ाओं का सिलसिला भी शुरू होगा, या खाली रिपोर्ट्स ही देखनी पड़ेगी। ये तो तैयारी की रिपोर्ट आ गई मज़हर बरलाज साहब कराची हादसे की। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई थी शुगर मिल वाली, उसमें भी कुछ नाम थे, कुछ काम थे, कुछ मामलात थे, वो किधर गए? अच्छा जी, हम डिस्कस करते थे कि ये जो बहुत से सियासी खानवादे हैं उन्होंने शुगर मिलें लगा रखी हैं। उन्होंने उन मिलों को लगाने के लिए पहले कर्ज़े लिए, फिर वो कर्ज़े हड़प किए, माफ़ किए गए, फिर सब्सिडी शुरू हो गई। लेकिन एक और पहलू भी सामने आया है इस सारी रिपोर्ट के आने के बाद जी। और मीडिया पे भी शुगर माफिया होने लगा, लोगों में भी शुगर माफिया के चर्चे होने लगे। लेकिन एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ और भी सामने आई है। वो ख़तरनाक किस हवाले से है कि शुगर के इस बिज़नेस से बहुत से लोग वाबस्ता हैं। सही है। एक तो उन सबको ताने सहने पड़ते हैं। फिर पाकिस्तान में ये जो 80-82 मिलें हैं शुगर की, इसमें से 48 मिलें ऐसी हैं जिनके ख़ानदान का कोई फ़र्द सियासत में नहीं है। सही। जिनका कोई रिश्तेदार भी सियासत में नहीं है, जिन्होंने मिलें अपने पैसों से लगाई, कोई गवर्नमेंट को नहीं लूटा। सही। और वो भी पिस रहे हैं। अब उनको मसाइल ये हैं कि उन्होंने माशरे में घूमना फिरना है। वो किसी जगह जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा ये शुगर माफिया है, तो ये है कि करे कोई तो परे कोई। सही है। अच्छा, अब उनके बच्चे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, स्कूलों में, तो आपको पता है स्टूडेंट बड़े शरारती होते हैं, तो वो कहते हैं ओ ये वो शुगर माफिया वाले का बेटा है। तो वो लोग जो हैं, जो शरीफ लोग हैं और शुगर का बिज़नेस करते हैं, वो कहते हैं जी हमने बच्चों के रिश्ते भी करने हैं, तो हमें ये ताना माशरे से मिल रहा है। हम नहीं कहते कि किसी को बुरा ना कहो, जिन्होंने किया है उनका नाम लें। आप सारी शुगर इंडस्ट्री को क्यों रगड़ते हैं? और शुगर इंडस्ट्री से बहुत से लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। उन्होंने कहा जी क्या हम मिलें बंद कर दें? मेरी किसी सनतकार से बात हुई ना। सही, बिल्कुल। उसने कहा जी हम क्या मिलें बंद कर दें? हमने तो कभी हमारे ख़ानदान में तो कोई वज़ीर भी नहीं रहा, कोई MP नहीं बना, कोई MNA नहीं बना। हमने अपने पैसों से ये मिल लगाई और हमें कोई कर्ज़ों शर्ज़ों से ना हमारा वास्ता रहा। तो हम लोग क्या करें? हमें भी, यानी हम चोर भी नहीं और हमें लोग चोर कहते हैं। हम डाकू भी नहीं है तो लोग हमें डाकू कहते हैं। हम माफिया का हिस्सा नहीं है। लेकिन बरलास साहब सवाल अच्छा देखिए, एक सवाल आप बिल्कुल कीजिएगा। आप देखें प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी में चंद लोग हैं माफिया के किरदार, बाकी हो सकता है बहुत से बेचारे ऐसे काम कर रहे हों। वो बड़ा बिजनेस है प्रॉपर्टी, शुगर का तो कम है, प्रॉपर्टी का ज़्यादा बिजनेस है, तो ज़्यादा लोग कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी डील करने वाले भी लोग हों कि जो बिल्कुल सही डील करते हों, कोई डंडी ना मारते हों। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी माफिया का तस्करा करते हैं तो वो बेचारे भी रगड़े जाते हैं। तो ये जैसे एक बदनामी, जैसे शोबों की बदनामी है कि जैसे वकीलों के बारे में कहा गया, अच्छा पुलिस के बारे में कहा गया, साफियों के बारे में भी कहा जाता है इनको मकान नहीं देना, इनको किराए पे कोई दुकान नहीं देनी, कोई जगह नहीं देनी। सही है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारे पुलिस वाले बुरे हैं, उसका ये भी नहीं मतलब कि सारे वकला बुरे हैं, उसका ये भी नहीं मतलब कि सारे सहाफ़ी इस तरह का चक्कर करते हैं। क्या आप सहाफ़ी, आप मुझे बताएं, क्या सारे सहाफ़ी ब्लैकमेलर हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसी तरह क्या सारे वकील ऐसे ही दाशा लगाते हैं? बिल्कुल नहीं, मेहनत वाले भी हैं। ऐसे ही।
क्या सारे पुलिस अफसरान रिश्वत लेते हैं? हरगिज़ नहीं। तो अच्छे बुरे लोग हर लेकिन जगह। यहाँ एक मसला और है ना, वो तो है, उनको तो ज़िम्मे खामखा का उनको तो एक बदनामी जो चढ़ी हुई है जो हिस्से में आती है। यहाँ मामला ये है जिनकी आप बात कर रहे हैं वो सियासत में तो नहीं है लेकिन प्रॉफिट में तो हिस्सेदार हैं ना। वो चीनी सस्ती बेच दें, मसला मेरा आपका जैद बकर का मसला ये है, महंगी चीनी। ग्रुप बने, इंक्वायरियाँ हुई, वज़ीर आज़म ने कहा अब हम आज से हम शोर, बल्कि हमने पिछले प्रोग्राम से ये शोर शुरू किया है कि अब आटा महंगा होना शुरू हो गया है। पहले चीनी से लोगों ने कमा लिया है, अब आटे से कमाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। आपने बहुत अच्छी बात की है कि लोगों को तो चीनी सस्ती नहीं मिल रही। हाँ जी, ये जो माफिया होता है, अब माफिया के किरदार की बात आ गई ना, ये रेट अपनी मर्जी से तय करता है। ये प्रॉपर्टी माफिया हो, रेत का माफिया हो, बजरी का माफिया हो, शुगर का माफिया हो, आटा का माफिया हो, और माफिया के जो किरदार हैं, असल खेल उन्हीं का है। वो आपकी शुगर सस्ती नहीं बिकने देते, ये भी है। अच्छा चलो और सुन लो, बीजों की स्टोरी मैं आपको सुनाऊं। ये गुजरांवाला के 3 भाई हैं, वो बीज ला के देते हैं दुनिया से ना, ये नया बीज वो अपने रेट पे देते हैं। आपने बीजों का कारोबार शुरू, हमारे कई दोस्तों ने किया, वो देते हैं बीज 3,000 रुपये किलो। आपने सोचा कि यार ये तो बीज मुझे बाहर से सस्ता पड़ा है, तो मुझे तो 500 में तो 800 रुपये किलो भी दूँ तो ओके ठीक है। आपने कोशिश की 800 रुपये किलो देने की, वो आपका कारोबार ही ख़त्म करा देंगे। आप नहीं बेच सकते, वही 3 भाई गुजरांवाले वाले बेचेंगे बीज, लेकिन पूरे मुल्क में वही लेकिन मज़र बल्ला साहब, मैं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में जानबूझ के प्रोग्राम को नहीं ले जाता हाई फाई के, क्योंकि आम जो आदमी है उसको बात समझ आए, आम आदमी को तो फिर किसने करना है इनका, इन माफियाज जो ये कार्टेल बने हुए हैं, ये जो माफियाज हैं, चाहे चीनी वाले, चाहे प्रॉपर्टी वाले, आदमी को समझाता हूँ और तरह से नहीं, तो उनको सस्ती चीज़ प्रोवाइड करना कोई रियासत की, कोई हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है, या ये अल्लाह की आस पे जो निज़ाम जिस तरह चल रहा है वही आपकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ किधर सोई हुई, यही पूछ रहा हूँ मैं। फिर हुकूमत आ जाती है ना इसमें। आप मुझे ये बताएं, आप कहते हैं सस्ती महंगी, एक जगह से आप पानी की बोतल लें, आपको 20-25 रुपए की 50 की मिलेगी, एक और जगह से लें 500 की मिलेगी। ऐसा इतना फ़र्क क्यों है भाई? तो ये काम तो इन कमेटियों का चेक करने का है ना। तो वो जो अच्छा, ये जो जिनका काम है, आप ये जो कहते हैं ना शुगर मिल जो सस्ती चीनी भी देगा, आगे जो आड़ती बैठा है वो नुमाइंदा है माफिया का, वो जो डीलर बैठा है वो नुमाइंदा माफिया का है। वो कहता है भाई हम तो नहीं, मैं तो 80 रुपये से किलो कम नहीं बेचता। चले, आपने आड़ती की बात किया तो एक आड़ती साहब को वज़ीर ज़राअत पंजाब ने ज़बानी कलामी एक टास्क फोर्स का सरबरा लगा दिया। एक ज़बानी कलामी टास्क फोर्स है जो महकमा ज़राअत पंजाब को डील कर रही है, अफसरों को बुला रही है, उनकी खिंचाई कर रही है, और ये जो आड़ती साहब हैं ये उनकी मीटिंग भी लेते हैं, ख़ुद मैट्रिक पास हैं, कोई सुना है कोई आगे मुस्तकबिल में बल्दियाती इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश है, और मार तहसील नाज़म तक है, तहसील के लेवल तक, इससे ऊपर की मार भी नहीं है। लेकिन ताकतवर इतने हैं कि पूरी वजारत ज़राअत पंजाब को उन्होंने बिल्कुल इस तरह करके जकड़ लिया। एक तो जब आप ज़राअत का नाम लेते हैं ना, तो वो इलेक्शनों के दिनों में जो महकमा ज़राअत मुझे याद आ जाता है। नहीं, ये वो वाला महकमा ज़राअत नहीं है, ये असली और सुच्चा वाला महकमा ज़राअत। पहले तो इस टास्क फोर्स से बात करने से पहले आप इस हुकूमत का हाल देखें कि इसने 70% लोग देहातों में आबाद हैं। जी हाँ। इसका मतलब है कि मुल्क की आबादी की अक्सरियत जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है। दुरुस्त है। ठीक हो गया जी हाँ। अब ये कोरोना का मौसम आया, टिड्डी दल का मौसम आया, जी हाँ। हुकूमत ने मज़दूरों का तो बड़ा सोचा वज़ीर आज़म साहब ने कि मैं स्मार्ट लॉकडाउन करूँगा तो मेरा मज़दूर भूखा ना मरे, तो मेरा रेडी, ये अगले सेगमेंट में बात करेंगे इस पे फिर। हाँ बिल्कुल। किसानों के लिए क्या सोचा? ज़राअत पेशा अफराद के लिए इस हुकूमत ने कोई मराहत नहीं दी। वो कहते हैं हमारे कर्ज़ों में छूट दे दें, ये जो ज़री बैंक से लिए हुए हैं
तो दूसरा ये देखेंगे जो आपने बात की टास्क फोर्स वाली, ये भाई साहब आपको पता ही है कि जब ये बुज़दार हुकूमत बनी शुरू में ही, तो वो एक डीपीओ वाला वाक़या हुआ, वो एहसन जमील गुजर कौन था, ठीक है। तो इस हुकूमत में बहुत से प्राइवेट आदमी जिनका पता ही नहीं कौन है, वो सुधारतें करते हैं, उनके कहने पे तबादले होते हैं। शुरू में आपको पता पंप गिराए जा रहे थे, जी जी बिल्कुल, तो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मैं फिर गुजरांवाला की मिसाल दे रहा हूँ जी खुरम दस्तगीर नून लीग का मैंने उसका पंप गिरा दिया, जी हाँ। और लोगों के गिरा दिए। जब वो एहसन जमील गुज्जर का पंप आया तो डीसी का तबादला हो गया, इंसाफ जो है वो बराबर रुक गया ना, फिर सुकून मारने लगा। नहीं वो गुजरांवाला पीटीआई वाले वैसे वो मुंह किधर निकालने गया की जी, वो काबल। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन और अरबों रुपए की जमीन वागुजार करा के रियासत ओए, पाकिस्तान की होए, तिजोरियां होए, भर दी गई, किधर गई हैं वो? वो किधर। और देख लें, ये जो ऊपर अभी शुगर की भी बात हुई थी, तो वो साहब भी, तरीन साहब जो थे, वो मीटिंगों की सदारत करते थे भी किसे सैयद में। तो ये जो बातें हैं ना, इस हुकूमत में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं। ये वैसे वज़ीर खुराक पंजाब मलक नोमान लंगड़ियाल साहब से कोई पूछेगा कि जनाब ये आपने क्या काम शुरू किया हुआ? मलक नुमान लंगड़ियाल साहब आपको पता है पहले पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, हैं साहिवाल के। जी 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 जी। तो अब वो पंजाब में वज़ीर हैं और माशाल्लाह ज़राअत के हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ज़राअत जो है वो दिन ब दिन जो टास्क फोर्स ये काम करेगी, जी जी वो कहाँ जाएगी? जिसका एक आड़ती जो है वो बन गया सरबराह, मैट्रिक पास को गुजर है, तो इशारा किनाया तक इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा नाम नहीं लेता उसका मैं। तो वो भैंसे शैसे रख ले यार, अपना कोई काम करे। ये क्या, और अब वो मियाँ शहबाज शरीफ ने इतने पैसे कमाए हैं, सुना है कोई हाशिम कारपोरेशन के नाम से कोई अपना आड़त का काम कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि जिन ज़री अद्वियात वालों को और दूसरों की वो सदारत करता है, उसके आगे वो लोग बैठे होते हैं जिनका वो डिफ़ाल्टर है, जिनका वो खुद डिफॉल्टर डिफ़ाल्टर है, पैसे उनके देने हैं। डीलर भी हुआ ना फिर हाँ तो। जी 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 जी। अब ये वारदातिया कह लें, तो दूसरे लफ्ज़ों में अब अवामी ज़बान बोलते हैं तो वारदातिया मतलब ये है कि अभी भी वो जो आप कह रहे थे स्टेटस को ख़त्म हो जाएगा, इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा, दूध के चिराग जलेंगे, ईमानदारी का राज होगा, वो सारा ख़त्म हो गया। फिर फ्रंट मैन, वो ब्लैक मेलर, वो दिहाड़ी वाले, वो माल पानी वाले मुल्क चला रहे हैं। अच्छा जी, ये या कुछ लोगों को आगे रखा हुआ है मुबैना तौर पर। हुजूर, ये गुज्जर साहब के लिए ये बात मैं करने लगा हूँ, ये आड़ती के लिए। वो भाई मियाँ शहबाज शरीफ ने भैंसों का कारोबार कर कर के, दूध बेच के अरबों डॉलर कमाए। तो ये क्या ढूंढता है ये बंदा इधर एक टास्क फोर्स में, ये भैंसों का कारोबार करे, दूध का काम करे, अरबों डॉलर कमाए। चलें फिर, ये आपने अच्छा मशवरा दे दिया लंगड़ियाल साहब को, इसको इधर हटा के हाँ, कोई किसी और काम लगा दें, ताकि आपका भी जो है तल्लक भी बरकरार रहे और जो लोग इसके अजाब में दो चार हैं उनकी भी जान छूट जाए। हाँ, और इसको ज़राअत से निकाल के, अगर ये इतना माहिर है ना, तो इसको डेयरी डेवलपमेंट में डाल दें, भैंसों और दूध का काम करें, ताकि मुल्क को पैसे आए और इनको भी आ जाए। लेकिन मज़हर बरलास साहब, जान की अमान पाऊँ तो फिर मुझे अर्ज़ करना पड़ता है, बड़े ख्वाब थे, बड़ी उम्मीदें थीं, बड़ा अमन होगा, बड़ी शांति होगी, बड़ी आसानियाँ होंगी। आपने ज़राअत की बात की तो ज़राअत से, किसानों वाली बात से 70 रुपये किलो आलू बिक रहे हैं, इतनी से कम प्याज बिक रहे हैं, और ये ज़री मुल्क है, और फल में किसी चीज़ का हाथ लगा लो 150, 200, 250 से नीचे कोई नहीं है। रमज़ान में तो माशाल्लाह आसमान पे थी की कीमतें, और अभी भी यही सूरत हाल है। क्या करें आदमी, क्या करें लोग? अच्छा, मैं आपको नुस्खा बताऊं मैं कैसे बचता हूँ। मैं ख़रीदारी करने नहीं जाता, मेरी वहाँ लड़ाई हो जाएगी, इसलिए कि मैं तो पुराना बंदा हूँ, तो मैं तो रेट बोलूँगा वो जो आज से 25, 30, 40 साल पहले होगा, तो वो मेरी शक्ल देखते हैं पहले तक कि अच्छा। अब जैसे आपने कहा ना आलू 70 रुपये किलो, तो मैं तो कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रुपये किलो होगा आलू। तो आपको मतलब है मेरे दिमाग में तो वो फंसा हुआ है। जी जी। तो जब मैं कहूँगा उस दुकानदार को कि भाई ठीक है 5 नहीं तो 6 रुपये किलो लगा लो भाई, बड़ा है बस, वो मुझे क्या कहेगा, ये बेवकूफ़ है, पागल आदमी, पागल हो गए। ठीक है। जी जी।
तो असल में तो पागल कर दिया इन हुकूमतों के फैसलों ने। वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों वाली बात की है ना, वो ठीक हो जाएं तो ये बहुत सा निज़ाम ठीक हो जाएगा। बरलास साहब, अभी तो सत्ते खैर हैं, अभी तो रावी चैन ही चैन लिख रहा है, अभी नहीं। काश्तकारी हो रही है। और ये जो टिड्डी दल आ गया है ओ उसके भाई बाद साहब। तबाही के बाद क्या करेंगे हम? 500 रुपए किलो आलू लिया करेंगे, अच्छा, फिर एक और 1000 रुपए किलो फिर टमाटर होगा। आपको सच ज़रा बुरा तो नहीं नहीं लगेगा? मुझे तो सच पसंद है, करें आप। तो हम लोग पाकिस्तानी मुआशरा बसैयत कौम झूठे हैं, बसैयत कौम धोखेबाज हैं, कम तोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, बेईमानी करते हैं, बददयानती करते हैं। मुझे आप बताएं कि रमज़ान शरीफ हमारा एक मुक़द्दस महीना है, जब वो आता है तो हमारे ताजर कीमतें क्यों बढ़ा देते हैं? यूरोप वालों का क्रिसमस आता है तो वादी से भी कम कीमत कर देते हैं। क्या हम इतने ही बेईमान हैं, बददयानत हैं? दौलत की हवस में हमारे यहाँ दौलत की देवी की पूजा की जाती है, इंसानियत की नहीं। जी मज़हर बरलास साहब कहते हैं वैसे तो हम खुदा परस्त हैं, तौहीद परस्त हैं, मुसलमान हैं, लेकिन असल में हमारे ताजिर और हमारे बहुत सारे दीगर तबक़ात जो हैं असल में दिल ही दिल में लक्ष्मी देवी की, दौलत की देवी की पूजा करते हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले माफियास की बात हो रही थी, लक्ष्मी देवी की बात हो रही थी और नाम नहाद तौहीद परस्तों की दौलत की पुजारत और दौलत की पूजा करने की बात हो रही थी। और फिर उस दौलत को, नाजायज़ दौलत को इकट्ठे करके फिर हम ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, अब हम उम्रे पे चले हैं, अब हम हज पे चले हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरी हमारी आदत बन चुकी है, उससे हम बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। और इस कोरोना में भी अजानें दे रहे हैं। किसी ने बड़ा अच्छा मजाक किया, मज़हर बरलास साहब, उन्होंने कहा कि अजानें देने से कोरोना नहीं जा रहा तो टमाटर 10 रुपए किलो बेच के देखो, शायद सूरत हाल बेहतर हो जाए। वाह वाह। वो नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है इसको छोड़ दो। तो आप माफियास की बात कर रहे थे और ब्रेक में भी आप भाई साहब माफियाज जो हैं इतने तगड़े हैं कि आप देखें कि खाद आम आदमी इस्तेमाल करता है, गरीब काश्तकार, उसको कोई सहूलत नहीं दी गई। और जो खाद बनाने वाली 2-3 फैक्ट्रियां हैं उनको 15 अरब की सब्सिडी दे दी है उसमें। अच्छा, ये इस बंदे कौन है साहब? वो मालिक हुकूमत में होगा, मेरा तुक्का ये है। हाँ, है ना? रज़ाक क्योंकि दाऊद जी साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इनका एक और कारनामा भी सुन ले। ये रिकंडीशन गाड़ियां भी नहीं आने देते इस मुल्क में। जी जी। और 3 कंपनियां इन्होंने इजारादारी पाकिस्तान में बनाई हुई है, यहीं असेंबलिंग करते हैं। और यहाँ की जो असेंबल्ड गाड़ी है वो टीन डब्बा लगा के कागज़ की गाड़ी बना के दे देते हैं। आप देखें, जर्मनी में चले जाएं, जापान में चले जाएं, कनाडा में, अमेरिका में, किसी मुल्क में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, आपको बहुत सी किस्मों की गाड़ियां नज़र आएंगी, बहुत सी कंपनियों की। पाकिस्तान में आपको मखसूस कंपनियों की। ऐसे हमारे दोस्त हैं सैयद लख्ते हसनैन, ये मुस्लिम हैंड्स वाले, जी जी जी, बड़ा पूरी दुनिया में खिदमात अंजाम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके भाई साहब हैं ज़िया नूर साहब। ज़िया नूर साहब भी अच्छे आदमी हैं। जी जी। पाकिस्तान में सेटअप वो देखते हैं, खिदमत करते हैं। इस कोरोना में भी वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं, दुरुस्त है, बहुत खिदमत कर रहे हैं इंसानों की। वो मुझे एक दिन कहने लगे कि यार देखो कि जो गाड़ी पहले 20 लाख की थी अब 40 लाख की हो गई है, जो 40 लाख की गाड़ी थी वो 80 लाख की हो गई है। और ये जो माफिया है, कार माफिया पाकिस्तान में, ये जो गाड़ियों का माफिया, इसका भी सद्देबाब कोई नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसे। IPPs का अलग माफिया है। तो इस मुल्क में माफियाज का राज है। रज़ाक दाऊद ने पिछले 1-1.5 साल में 22 अरब का चूना लगाया है इसी मद में। और रिकंडीशन गाड़ियाँ नहीं आने देते, पुर्जे नहीं आते जी। और भाई इनके पुर्जे आसमान से आते हैं बाकियों के, ऐसे ही। ठीक है। वो हमारे दोस्त हैं, वो पाक जापान बिजनेस काउंसिल के सदर राना आबिद साहब। हाँ। अच्छा, वो कहने लगे कि भाईजान 700 पुर्जा लगता है एक गाड़ी में, 700।
और वो कहते हैं कि सिर्फ 1 या 2 पुर्जे खुद बनाना शुरू कर दे पाकिस्तान तो इतनी यहाँ कारोबारी पोजीशन बेहतर होगी, इतना लोगों को रोज़गार मिलेगा और इतने आपका ज़र मुबादला बचेगा कि आप सोच नहीं सकते। वो कहते हैं वज़ीर आज़म के लिए हमारे पास इतनी तजावीज़ हैं इस ऑटो इंडस्ट्री के लिए, लेकिन कोई ये काम नहीं हो सकता। इसलिए हाँ जी कि यहाँ जो माफिया है वो सूखी मलाई खाते हैं यार चुप करके। इतनी सब्सिडी दे दो, इतनी महंगी कर तो दो, इस बनता पे है हाथ पाबंदी लगाओ लगा और दो। गाड़ी का लोहा वो पीपा टीन डब्बा जो है बिल्कुल अंदर चला जाता है, कोई उसका चेक करने वाला नहीं है, कोई ज़िंदगी बचाने वाला नहीं है, कोई केयरिंग पोजीशन नहीं है। और गाड़ी की कीमत पूछो तो बेहोश हो जाओ, इतना रेट है गाड़ी की कीमत। गाड़ियाँ डबल ट्रिपल कीमत पे चली गई हैं। कसूरवार। अच्छा ये कहते थे जी, मैं वैसे बड़ा दुखी दिल से कहता हूँ, मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ इस हुकूमत की कारकर्दगी से। नहीं कोई शोबे हैं भाई, आपको कोई किसी में तो काम दिखाएं। आपने जो नमूने इकट्ठे किए हुए हैं, जो मशीर हैं आपके, वो मुझे तो मौला अली का फरमान याद आता है कि हुकूमत जो होती है उसका दारोमदार मशीरों पर होता है। आपको मशवरे कैसे देते हैं ये लोग? कोरोना के लिए मशवरे कौन देता है? वो कहते हैं कोरोना का भी देखें कहते हैं बुरा अगर हाल कोई मेरी कर बात दिया। मानता तो मैंने अभी भी लॉकडाउन नहीं करना था, सूबों ने ऐसे ही कर दिया, इतने लोग मर रहे हैं, आप दुनिया के 4 उन मुल्कों में पहुंच गए हैं जो सबसे ज़्यादा कोरोना फैला रहे हैं। तो इसी से आप इनकी कोरोना हिकमत अमली का अंदाज़ा लगा लें कि जो दुनिया के 4 ममालिक जिनमें कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, उनमें आप भी शामिल तो वहाँ कोई हिकमत अमली नाकस होगी तो फैल रहा है ना। हैं। ऐसे ही है। क्यों नहीं फैला फिर अमेरिका, उसमें क्यों नहीं आया 4 मुल्कों में? बरतानिया क्यों नहीं आया? इटली, ये वो मुल्क है जहाँ कोरोना बहुत शदीद था। ऐसे ही है, स्पेन में, बिल्कुल ये मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ। कोई शक नहीं। पाकिस्तान का नाम उसमें आ गया जहाँ तेज़ी से फैल रहा है। ब्राज़ील, मेक्सिको, पाकिस्तान और इंडिया। हाँ, तो ये इसका मतलब है, ये अगेन इंसानी एरर वाली बात आ गई है कि इंसानों से गलतियाँ हुई हैं। आपको सही आप हिकमत अमली नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी मजिद हैं आप अपनी गलत हिकमत। देखिए एक बात ये है मज़हर बरला साहब, एक गलती हो गई, एक मिस्टेक हो गई, मुझसे हो गई, आपसे हो गई, हमने नज़र सानी कर ली, सोचा कि यार ये गलत हो गया है, इसको अब इस तरह ठीक कर लें तो सूरत हाल बेहतर हो सकती है। फिर देखें हुक्मरानों की गलतियाँ जो हैं उनकी सज़ा कौमें भुगतती हैं और वो भुगत रही हैं। कौमें ऐसी हमारे लेवल की छोटी मोटी गलतियाँ तो हम भुगतेंगे या हमारे अहले खाना या फैमिलीज भुगतेंगी ना, हुक्मरानों की गलती पूरा मुल्क भुगतता है। अच्छा चलें, आज तो हमने बड़ी बुरी बुरी खबरें की हैं। जी जी, एक जाते जाते अच्छी खबर भी बता दूं आपको। पाकिस्तान का एक तालिब इल्म है, चीन में पीएचडी कर रहा है, ज़िला बाग का रहने वाला है। उसने अपनी महारत से एक बैटरी बनाई है, ये मोबाइल सेल फोन की बैटरी, जो 2 मिनट में चार्ज हो जाती है और 8 साल की गारंटी है, बैटरी ख़राब नहीं हो सकती। कंपनी उसको किसी कंपनी ने ये मंसूबा दिया, उस पे अमल किया, तो वो आश्श कर रहे हैं लोग। और चाइना इससे पहले ऐसी बैटरी नहीं बना सका था। पाकिस्तानी टैलेंट पे, पाकिस्तानी बाग टैलेंट, आज़ाद कश्मीर का। ठीक है, लेकिन काम उसने ये चीन की धरती पे किया है, यहाँ नहीं किया। वो पीएचडी कर रहा है उधर, वहाँ से उसने ये काम किया है। तो ये एक अच्छी खबर है। पाकिस्तानी टैलेंट जो है यहाँ पे उसको इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ पे उसके रास्ते रोके जाते हैं। लेकिन बैरूनी दुनिया में आप देखें कितने डॉक्टर हमारे दुनिया में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, कितने इंजीनियर्स दे रहे हैं, कितने और लोग बिजनेस कितना कर रहे हैं लोग। अभी आपने राना आबद का नाम लिया, वो बहुत से कामयाब बिजनेसमैन हैं। ऐसे ही यहाँ तो रास्ते ही, यहाँ तो आप देखें कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहा है, इधर आपके मशीर आगे टक्कर जाते हैं उनको, हमारा हिस्सा। तो यहाँ पे तो बिजनेस करना भी मुश्किल है। आप दुनिया के कई मुल्कों में बिजनेस अप्लाई करें, वो कहते हैं फ़ौरन करो। लेकिन मज़हर बरला साहब, आप लोग हमें बताया करते थे, आप जैसे दानिश्वर, हम तो सादा से आवाम हैं, बताया करते थे इमरान खान आएंगे तो फिर यहाँ तो बिज़नेस की लाइनें लग जाएंगी, 1 विंडो सिस्टम हो जाएगा, वज़ीर आज़म हाउस में 1 विंडो सिस्टम बन गया है, ये हो गया है। वो सारा किधर गया? आपकी थाली में 3 बैंगन थे, 2 तो आपने आजमा लिए थे, ये रहता था। तो हम सोचते थे कि ये दावे बहुत करता है तो शायद यही अच्छा निकल आए, बाकी 2 तो लूट मार वाले आ गए, तो इसको देख लो, तो ये नाहल साबित हो गया।
ये आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में? मेरे कान ठीक सुन रहे हैं? तो ये नाहली है ना, आपका गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं ठीक चल रहा तो ये नाहली होती है और क्या होती है। मैं अब इसको क्या कहूँ। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, लेकिन आप बेईमानों की पूरी बारात अपने इर्द गिर्द बिठा लें तो आपकी ईमानदारी किधर गई। भाई चलना तो आपने है ना। अगर आप उस आपने टोले के साइकिल उल्टा सरबराह बिठा बन के गए। चलाया हुआ हो या मोटरसाइकिल के टायर निकाल के चला रहे हो, कोई बंदा बड़ा ईमानदार है, बंदा नेक नीयत है, हाँ तो हम जमात करानी है। हैं? तो हमने उसकी नमाजें तो नहीं पढ़वानी ना। ओ भाई, हुकूमत चलाना, हुकूमत करना एक और काम है, किसी का शरीफ होना या ईमानदारी होना और काम है। ये जो हलाकू खान था, इसने एक दिन ऐसे ही अपने मशीरों से कहा शाम को कि यार शुक्र है हमने कभी जुल्म नहीं किया। तो उसमें से एक उठा, उसने कहा हजूर अगर जान की ये मान पाऊँ तो मैं अर्ज़ करूँ। उसने कहा बोलो। उसने कहा वो जो हम खोपड़ियों के मीनार लगाते थे वो जुल्म नहीं था। तो उसने कहा बैठो, वो जुल्म नहीं था, वो हुक्मरानी का तकाजा था। जुल्म ये है कि मैं किसी नाहल को ऐसी सीट पर बिठा दूं जिसकी वो अहल ना हो। चीन में आज भी करप्शन पे गर्दन उड़ा दी जाती है। इसका मतलब ये है पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म हुआ है। आपकी इस बुनियाद की बुनियाद पे नतीजा मैं ये दे दूं कि एक नाअहल आदमी को हुक्मरानी पे बिठा नाअहल दिया आदमी गया। क्या नहीं, नाअहल आदमी ने और अगर कोई नाअहल आदमी नाअहल किसी आदमी हुक्मरानी वो की जगह पर है बैठ जाए, या मैं कहता हूँ नहीं है, उसने बहुत से नाअहलों यहाँ को बिठा मजहर दिया। बर्दाश्त अब आप जैसे देखें, तजिया कार की जगह अगर किसी एक आम आदमी को बिठा दिया सर तो जी, जुल्म एक होगा ना। मिनट। यही अभी जुल्म है। आपने पंजाब की ज़राअत की टास्क फोर्स की बात की। जी हाँ। मलक नमान लंगड़ियाल तो ठीक आदमी है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसने एक नाहल को बिठा दी है। कोई मजबूरी होगी कोई। तो इसी तरह वजीर आजम ने और वजीर आला ने बड़े नाहल बिठा दिए हैं। मजबूरियाँ कौन भुगत रही है, मजबूरियों की तो सजा। फिर आप देखिए, या आप सिस्टम सीधा कर लें या आप अपनी मजबूरियों को देख लें। हमारे पास एक आध मिनट रह गया है। हमारा जो मज़हब है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वो ये कहता है कि किसी जुर्म में आपका भाई भी आ जाए तो उसको माफ़ ना करो। आप सुने, चीन में हम गए तो मीटिंग हुई तो चीनी वज़ीर ने कुछ बातें शातें की, तो पाकिस्तानी सियासतदान मुझे बाहर निकल के पता क्या कहता है, जो डेलीगेशन को हेड कर रहा था, उसने कहा यार मज़हर बरलास ये तो सारी बातें हमारे खिलाफ ही कर रहे थे। मैंने कहा आपके खिलाफ कौन सी बातें की? उसने कहा ये सारी करप्शन के खिलाफ तकरीर इसने की है, चीनी वज़ीर ने, और कहता है हम मौत की सज़ा देते हैं। ये तो डरा रहा था हमें। बिल्कुल सही है जी। पूरा सिस्टम जो है उसको लाइन अप करने की ज़रूरत है, और जो उम्मीदें थीं, जो ख्वाहिशें थीं, जो ख्वाब थे, वो हसरत बन चुके हैं। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।